हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस बिल 2022 आ चुका है। डायरेक्ट टैक्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स आई हैं। तो आई एम सी हेमंत गुप्ता एंड आई विल डिस्कस हियर द ऑल द अमेंडमेंट्स प्रपोज इन दिस बजट इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स। राइट, तो डिस्कशन दो पार्ट में होगा। सेकंड पार्ट में मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट एंड असेसमेंट एंड अपील्स के सेक्शंस को रखा है क्योंकि उनमें काफ़ी अमेंडमेंट्स आई हैं। सेक्शन 148 में भी बहुत चेंजेस आए हैं एंड बाकी सभी अमेंडमेंट्स को पार्ट वन में रखा गया है। राइट, सो आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि सभी को पता है, देयर हैज़ बीन नो चेंज इन द स्लैब रेट्स। सैलरीड टैक्स पेयर को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, बट येस इनडायरेक्टली अल्ट्रा रिच पीपल्स को 15% की कैपिंग करके सरचार्ज पर गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं बेनिफिट दिया है। देखिए, सरचार्ज उन एसएससीज एक्सेप्ट द कंपनीज, एक्सेप्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एक्सेप्ट द फर्म्स जहाँ सरचार्ज के फ्लैट रेट होते हैं 12%, 7% और 10%। राइट, इन सभी के अलावा जो बाकी एसएससीज बचे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, तो इन सभी केसेस में सरचार्ज जो लगता है नॉर्मली वो स्लैब रेट के हिसाब से इंक्रीज होता जाता है। यदि आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है देन 10% लगता है, अप टू 1 करोड़। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आपका 15% एंड 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आपका 25% एंड 5 करोड़ से ऊपर आपका 37 लगता है, जो कि एक सिग्निफिकेंट सम हो जाता है टैक्स का। एक 42% का एमएमआर निकल के आता है, जो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ और अदर टैक्स असेसीज़। बट इसी को ध्यान में रखते हुए देखा गया है कि कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑल ऑफ सडन अराइज हो जाता है या फ्रीक्वेंटली अराइज नहीं होता है कुछ एसेसिस में। एग्जांपल कैन बी टेकन फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में क्या होता है, लेट्स से किसी एसएससी ने 10 साल बाद कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची और प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, कैपिटल गेन्स बने। कैपिटल गेन्स इतने हाई हो गए कि वो 2 करोड़ 5 करोड़ एक्सीड हो रहे हैं। तो उस केस में उस एसएससी को बहुत सिग्निफिकेंट सम पे करनी पड़ती है टैक्स की और सरचार्ज काफ़ी हैवी हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरचार्ज का लेवल एक सरचार्ज की कैपिंग की गई है 15% पर और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में चाहे वो लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन किसी भी एसेट पे राइज़ हो, सभी पे 15% का सरचार्ज लगेगा। राइट, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 ए सेक्शन में होते हैं, वो इससे बाहर रखे गए हैं। 112 ए सेक्शन के अलावा जो जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे, उन सभी पर 15% का सरचार्ज कैपिंग की जाएगी। दैट मीन्स 2 करोड़ से कम पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 करोड़ से कम तो ऑलरेडी 15% का सरचार्ज होता है। प्रॉब्लम है 2 करोड़ से ऊपर जहाँ 25% और 5 करोड़ से ऊपर जहाँ 37% लग जाता है। तो वहाँ बेनिफिट दिखता है कि वहाँ 15% करके कुछ एक रिलीफ दी गई है। राइट, इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अमेंडमेंट्स लाने का पर्पज़ या मोटिव जो रहा है वो कंपनीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। कंपनीज़ सिग्निफिकेंटली इंडिया में टैक्स रेट काफ़ी बेनिफिट दिया गया है कंपनीज़ को। लास्ट ईयर मैट 18.5 से 15 पे लाया गया था। टैक्स रेट्स भी हमारे 22% चल रहे हैं। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में सरचार्ज की पोज़ीशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में मैट एएमटी की पोज़ीशन सेम रही है। सो इस बजट में इस चीज़ को ध्यान रखा गया है और टैकल किया गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो एएमटी है, वो ओल्ड रेजिम में लगता है, न्यू रेजिम में नहीं लगता है। इसी तरह से कंपनीज़ में मैट ओल्ड रेजिम में लगता है, न्यू रेजिम में नहीं लगता है। कंपनीज़ के केस में मैट का रेट 18.5 से 15% ऑलरेडी हो चुका है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो करना बाकी था जो उन्होंने इस प्रपोज़ल में किया है। तो एएमटी का रेट इस समय 18.5% से 15% कर दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। इसी तरह से सरचार्ज, कंपनी के केस में सरचार्ज 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में 7% लगता है। 10 करोड़ के ऊपर जब हम जाते हैं तो 12% लगता है। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ये पोज़ीशन नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ऑलरेडी 1 करोड़ से ऊपर 12% का सरचार्ज है। तो यहाँ भी पैरिटी मेंटेन करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सरचार्ज रेट्स में भी चेंज आए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का सरचार्ज भी अब 1 करोड़ से ऊपर यदि है और 10 करोड़ से कम इनकम है, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इनकम है, देन इट शैल बी 7% और उसके ऊपर 12% होगा। राइट? तो इस तरह से पैरिटी मेंटेन की गई है कंपनीज़ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बीच में। डिविडेंड में लास्ट ईयर कुछ अमेंडमेंट्स आए थे जहाँ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया था। बट 115 बीबीडी स्पेशल रेट है, स्पेशल सेक्शन है जो डिविडेंड को टैकल करता है, उस डिविडेंड को जो फॉरेन कंपनी से मिलता है। तो प्रोविज़न क्या कहते हैं, ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग प्रोविज़न्स हैं वो कहते हैं कि कोई भी इंडियन कंपनी यदि डिविडेंड रिसीव करती है, ऐसी फॉरेन कंपनी से जहाँ उसकी हिस्सेदारी 26% या उससे ज़्यादा है, शेयर कैपिटल में उसकी हिस्सेदारी 26% या उससे
ज़्यादा है। तो उस केस में आपका जो डिविडेंड मिलेगा वो टैक्स हुआ 15% फ्लैट रेट पर। लास्ट ईयर जो अमेंडमेंट्स आए थे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश कर दिया गया था, डिविडेंड को टैक्सेबल कर दिया गया था इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। तो उसमें टैक्स रेट रखा गया था एप्लीकेबल स्लैब रेट, एप्लीकेबल टैक्स रेट। कंपनी के केस में एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या है? एट प्रेज़ेंट 15% भी है, 22% भी है, 25% भी है, राइट? तो डिविडेंड यदि कोई भी इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी से ही मिलता है, डोमेस्टिक कंपनी से ही डिविडेंड डिविडेंड यदि मिलता है इंडियन कंपनी को, तो वो एट प्रेज़ेंट टैक्सेबल है इन 3 रेट्स पर 15%, 22% या 25% एज़ अ केस में बी। बट यदि डिविडेंड मिलता है फॉरेन कंपनी से और वो 26% होल्डिंग रखती है कंपनी की शेयर कैपिटल में, तो ये डिविडेंड 15% पर टैक्सेबल है। इन दोनों डिफरेंसेस को नलिफाई करने के लिए ये सेक्शन 115 बीबीडी को प्रपोजल आया कि ये डिलीट किया जाए सो दैट कि अब डोमेस्टिक कंपनी जो इंडियन कंपनी है उसको डिविडेंड किसी भी कंपनी से मिले, चाहे उसमें 26% से ज़्यादा की वोटिंग पावर हो या ना हो, इंडियन हो, डोमेस्टिक हो, फॉरेन हो, डजंट मैटर, वो सभी के सभी एप्लीकेबल टैक्स रेट पर ही टैक्स होंगे। दोस्तों सेकंड अमेंडमेंट्स या जो मेरा सेकंड पोर्शन है, इट इट कवर द क्लैरिफिकेशंस एक्सप्लेनेशंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ सेक्शंस में काफ़ी चेंजेस आए हैं, कुछ सेक्शंस में काफ़ी क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं कि नहीं ये ऑलरेडी ऐसा था, बट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ डिफरेंट हो सकती है सभी की, तो इसीलिए क्लैरिफिकेशन लाई गई हैं। Section 14A basically covers existing provisions are that the Section 14A में कोई भी एक्सपेंडिचर यदि इंकर किया जाता है एग्जाम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए, तो उसकी बेनिफिट नहीं मिलता, उसका डिसअलाउंस हो जाता है। Section 14A does not allow any expenditure which is incurred in relation to earning of any exempt income, right? बट क्वेश्चन अराइजेस कि क्या एग्जाम्प्ट इनकम यदि मिली नहीं, एग्जाम्प्ट इनकम डेफर है, एग्जाम्प्ट इनकम बाद में मिलेगी, बट एक्सपेंस आज हो गया है, तब भी क्या वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा? तो इसका एक तरह से इसके रिजोल्यूशन के लिए सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया था, जिसमें उन्होंने बोला कि यस इट शैल बी डिसअलाउड। बट एसएससी कोर्ट तक गए, कोर्ट ने कुछ केसेस में रिलीफ दी कि देयर शैल बी नो डिसअलाउंस। तो प्रॉब्लम इज़ कि अगेन इसमें एम्बिग्यूटी बनी हुई है कि क्या फाइनल पोजीशन है। तो इसलिए इस बजट में एक क्लैरिफिकेशन आई है कि सेक्शन 14 ए में सेक्शन 14 ए में एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई है कि सेक्शन 14 ए शैल आल्सो अप्लाई टू दोज केसेस whether where the exempt income has been received or has not been received but expenditure has been incurred, then such expenditure shall not be allowed. So in both cases, received income or not received, expenditure shall not be allowed if it has been incurred or earning such exempt income. सेक्शन 40 इज चेंजेस सिग्निफिकेंट। बेसिकली इसमें हमने भी एक केस में डील किया है, केस एंड एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज। ये नॉर्मली अलाउ नहीं होता है। ये कुछ जजमेंट्स आए हैं जो एसएससी के फेवर करते हैं कि सेस एंड सरचार्ज शैल बी अलाउड एज डिडक्शन बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स एंड फीस हैज बीन यूज्ड इन द टर्म्स हैज बीन यूज्ड इन द सेक्शन 40। तो सेक्शन 40 कहता है कि कोई भी टैक्स और फीस अलाउ नहीं होगा, बट सेस और सरचार्ज की प्रॉब्लम थी कि क्या ये उसका पार्ट माना जाता है या नहीं माना जाता है। राजस्थान हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट फेवर करते हैं एससीसी को। ऑन द कॉन्ट्रेरी डिपार्टमेंट इससे एग्री नहीं करता है, इसलिए उन्होंने अमेंडमेंट में इस साल अमेंडमेंट इस तरह से किया है कि एक क्लैरिफिकेशन या एक हम कह सकते हैं एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया है कि टैक्स शैल ऑलवेज इंक्लूड एंड ऑलवेज डीम्ड टू हैव इंक्लूडेड सरचार्ज एंड सेस इन इट, दैट इज अब सेस और सरचार्ज कभी भी अलाउएबल एक्सपेंस नहीं बन सकते। Section 37 is a very important section of PGBP head. PGBP head basically profits and gains and profits gains and from business and profession, जहाँ कुछ personal expenditures, capital expenditures or any expenditure incurred for violation of any law or any offense which is prohibited by law are not allowed, right? So यहाँ भी एक क्वेश्चन राइज होता है कि सेक्शन कहीं भी मेंशन नहीं करता है कि क्या कोई भी ऑफेंस जो इंटरनेशनल लॉ में किया जाए, क्या उसका एक्सपेंस अलाउ होगा? दैट इज़ इंटरनेशनल लॉ यहाँ कवर नहीं था, या ये बोलें कि क्लियरली मेंशन नहीं था सेक्शन में, बट नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टैकल्ड दिस इश्यू और उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि उन्होंने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया है। किस टर्म को? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द नेसेसी फॉर एनी पर्पस व्हिच इज़ एन ऑफेंस और व्हिच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इसको इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है और इसमें उन्होंने बोला है 3 तरह के एक्सपेंडिचर इसमें कवर होंगे। कि कोई भी एक्सपेंडिचर
जो किया जाएगा किसी भी ऑफेंस के लिए या कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर किया जाएगा जो प्रोहिबिटेड है बाय लॉ। लॉ मीन्स एनी लॉ दैट इज इन इंडियन लॉ एज वेल एज इन फॉरेन लॉ। So it has been cleared that the any expense prohibited by any international law shall also be disallowed. Secondly, it is already established that the benefit और perquisite जो होते हैं freebies होते हैं बेसिकली वो अलाउड नहीं होते हैं। थर्ड, द कंपाउंडिंग फीस भी इंटरनेशनल लॉ में यदि पे की गई है किसी कंपाउंड करने के लिए किसी ऑफेंस को तब भी वो अलाउ नहीं होगी। 43B section is very important. 43B basically tells the certain payments to be allowed on actual payment basis. तो इंटरेस्ट उसमें से एक चीज़ है, इंटरेस्ट पेबल टू शेड्यूल बैंक्स, पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं या एनबीएफसीज हैं, इन सभी को जो इंटरेस्ट ड्यू होता है वो अलाउ तब होता है जब एक्चुअल में पेमेंट किया जाए। बट क्या होता है कि कुछ केसेस में ऐसे कन्वर्ट करा लेता है उस इंटरेस्ट को फर्दर लाइबिलिटी में, फर्दर लोन में। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्लेरिफाई किया हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू एनी लायबिलिटी शैल नॉट बी अलाउड, शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज रीपेमेंट ऑफ लोन। और इस तरह से वो अलाउ नहीं होता है। बट कुछ केसेस सामने आए जहाँ प्रॉब्लम था कि क्या इंटरेस्ट को यदि हम डिबेंचर्स में कन्वर्ट करते हैं तब भी क्या वो रिपेमेंट माना जाएगा, या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करते हैं जिससे मेरी लायबिलिटी फ्यूचर डेट पे डेफर हो जाए। तो गवर्नमेंट ने अभी क्लैरिफाई किया है और तीनों एक्सप्लेनेशंस 43B में 3 एक्सप्लेनेशंस हैं, एक्सप्लेनेशन 3C, 3CA, 3D। इन तीनों एक्सप्लेनेशंस में ऑलरेडी मेंशन था कि यदि आप लोन और बोरिंग में कन्वर्ट करते हैं तो रिपेमेंट नहीं माना जाएगा। 3C भी यही बोलता है, 3CA भी यही बोलता है, 3D भी यही बोलता है कि लोन और बोरिंग्स में कन्वर्जन रिपेमेंट नहीं माना जाता। तो बट अभी ना थोड़ा-सा एक्सपेंड कर दिया गया है इसका स्कोप और यहाँ ऐड हो गया है कि डिबेंचर्स में कन्वर्जन या एनी इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्जन जिससे लायबिलिटी में डेफर हो जाती है फ्यूचर डेट पर, वो भी इसमें कवर नहीं होगा और रिपेमेंट अकॉर्डिंगली नहीं माना जाएगा। कैश क्रेडिट बेसिकली एग्जिस्टिंग प्रोविजंस कवर्स कि यदि एसएससी की बुक्स में कोई भी एंट्री पाई जाती है जिससे एओ को लगता है कि ये फिक्टिटियस है या फेक हो सकती है, तो एओ सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो उसकी इनकम में ऐड हो जाती है। प्रोवाइडेड यदि एसएससी उसे एक्सप्लेन कर दे, उसका सोर्स बता दे, उसको सेटिस्फाई कर दे, तो वो ऐड नहीं होगा। ये प्रोविज़न अभी सिर्फ़ एक लेवल तक है, दैट इज़ सोर्स ऑफ एसएससी, राइट? सोर्स कि कहाँ से पैसा आया तुम्हारी बुक्स में, मिस्टर ए ने दिया है, मिस्टर बी ने दिया है, तो आप बस ये बता एसएससी ने बोल दिया हाँ, मिस्टर ए से आया है और एओ सैटिस्फाइड है तो ये बात खत्म हो जाती है। बट अभी नया रूल आया है सोर्स ऑफ सोर्स रूल एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में है, बट वो कंपनीज़ के लिए है कि कंपनीज़ यदि कोई शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल या कोई शेयर अलॉटमेंट मनी के लिए कोई पैसा आता है और रेज़िडेंट से आता है, तो उस केस में कंपनी को एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि वो पैसा उस कंपनी के पास कहाँ से आया था। दैट इज़ सोर्स ऑफ सोर्स। वो नॉर्मल एसआईसी के केस में या नॉर्मल लायबिलिटी के केस में ही नहीं आता है। तो अभी अमेंडमेंट आई है कि इट इज़ प्रपोज्ड टू अमेंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68 ऑफ द एक्ट टू प्रोवाइड दैट द नेचर एंड स्कोप ऑफ एनी सम whether in form of any loan borrowings or any other liability, loan borrowing or any other liability credited in the books of assessee shall be treated as explained only if the source of funds is also explained in the hands of entry provider or creditor। मतलब आपकी बुक्स में कोई भी लोन बोरोइंग्स आई हैं या कोई भी एंट्री आई है क्रेडिट एंट्री जिसे एओ चाहता है कि उस पर इंक्वायरी करना चाह रहा है, वो आपसे पूछेगा कि कहाँ से आया पैसा, तो आपको एक्सप्लेन कर देना था कि हाँ ये मिस्टर ए से आया, मिस्टर बी से आया। बट अभी वो डिसाइड हो गया है कि यस अमेंडमेंट आ गई है कि अब आपको सोर्स ऑफ फंड्स बताना पड़ेगा कि मिस्टर ए के पास कहाँ से आया था, मिस्टर बी के पास कहाँ से आया था। तो बेसिकली एंट्री प्रोवाइडर और क्रेडिटर के हैंड में भी आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं क्योंकि लोन तो मैं बैंक से भी लेता हूँ, लोन मैं एनबीएफसी से भी लेता हूँ, लोन मैं किसी भी वो रेगुलेटेड एंटिटी से ले सकता हूँ। तो उस केस में इन एक्सेप्शंस को रखा गया है कि कोई भी रेगुलेटेड पार्टी से यदि हमें लोन बोरिंग्स आती हैं तो उसको इसमें कवर नहीं किया जाए, उसकी इंक्वायरी नहीं की जाएगी सोर्स ऑफ सोर्स रूल के तहत। सेक्शन 179 सिंपल अमेंडमेंट है। सेक्शन की जो टाइटल है, टाइटल सेज लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन लिक्विडेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब कंपनी प्राइवेट कंपनी का यदि लिक्विडेशन है तो उस केस में लाइबिलिटी ये बताता है, बट सेक्शन की मेन बॉडी तो कहीं डिस्कस नहीं करती लिक्विडेशन का। सेक्शन की मेन बॉडी कवर्स करती है कि जहाँ टैक्स रिकवर ना किया जा सके प्राइवेट कंपनी से तो उसके डायरेक्टर्स को लाइबल बनाया जाता है और उनसे रिकवरी की जाती है।
बट टाइटल ऐसा कहीं भी रेफरेंस नहीं देता। टाइटल रेफरेंस देता है लिक्विडेशन का, बट मेन सेक्शन की बॉडी रेफरेंस नहीं देती लिक्विडेशन का। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस था और इस डिफरेंस को नलिफाई कर दिया गया है और इन लिक्विडेशन वर्ड को हटा दिया गया है। नाउ द न्यू हेडिंग इज़ द लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 194 1A। सेक्शन 194 1A इज़ बेसिकली सभी को पता है टीडीएस जो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में 50 लाख से ऊपर का कंसिडरेशन है यदि, तो आपको 50 लाख से ऊपर टीडीएस 50 लाख से ऊपर यदि आप परचेज करते हैं तो टीडीएस काटना पड़ेगा 1%। टीडीएस काटता कौन है? जो परचेज करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। टीडीएस परचेज करते हो, टीडीएस आप काटोगे इमूवेबल प्रॉपर्टी पर यदि सामने वाला पर्सन बेचने वाला रेजिडेंट है। फर्स्ट थिंग, वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, थर्ड इसकी प्रॉब्लम था कि अमाउंट क्या था? अमाउंट वाज कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टीडीएस कटता था तब तक। कहीं मेंशन नहीं था कि आप स्टैंडर्ड ड्यूटी वैल्यू पे काटोगे, आप स्पेसिफिक वैल्यू पे काटोगे। वो था कि जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसी पे आप टीडीएस काटोगे। लेकिन अभी इन्होंने अमेंड कर दिया है, अभी इन्होंने कंपेयर कर दिया है एक्चुअल सेल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इन दोनों में जो भी हायर होगा आप उस वैल्यू पे टीडीएस काटेंगे। तो 194 ए में जो 1% टीडीएस है, अब वो दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी उस वैल्यू पे टीडीएस कटेगा। प्रॉब्लम आती है कि सेक्शन 50C कैपिटल गेन्स में जो डील करता है, या 43CA वो डील करता है कि सेल कंसिडरेशन यदि आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है या ज़्यादा है तो वो कंपेयर करता है दोनों को, और हायर वैल्यू को या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कहें कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को वो ट्रीट करता है एज ए सेल कंसिडरेशन। बट 194 ए में कहीं भी इस तरह का कंपैरिजन देखने को नहीं मिल रहा है। अब सरकार ने इसमें अमेंडमेंट तो ला दिया है 194 ए में, कि दोनों में से जो हायर वैल्यू है उस पे टीडीएस कटेगा। पर प्रॉब्लम इसकी कि जो 10% की रेंज दी गई है सेक्शन 50C में, उसको टैकल नहीं किया गया। सेक्शन 50C में यदि बोला गया है कि 10% तक का वेरिएशन अलाउड है बिटवीन द सेल प्राइस, एक्चुअल सेल प्राइस एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। लेट्स से सपोज ₹50 की हमारी एक्चुअल सेल प्राइस है, 52 की उसकी हमारी 55 या 52 हम कह सकते हैं। 52 की हमारी इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बनती है। तो असेसी ईज़िली ₹50 पे अपना टैक्सेशन कर सकता है, सेल वैल्यू मान सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 10% के दायरे में आता है। बट अब 194 ए में वो टीडीएस किस पे काटेगा? तो टीडीएस जो वो काटेगा, वहाँ प्रॉब्लम आएगी आपकी, वो 52 पे काटेगा क्योंकि जो हायर वैल्यू होगी, 52 पे टीडीएस काटेगा, तो देन अगेन प्रॉब्लम कि एक साइड तो कंसिडरेशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जा रही है 50, बट टीडीएस कट रहा है 52 पे, तो वहाँ 26 ए से मिसमैचिंग के इश्यूज़ पॉसिबली आ सकते हैं। तो ये टैकल करना बाकी है, हो सकता है इसमें कुछ जल्दी क्लैरिफिकेशन देखने को मिले। सेक्शन 35 1A, तो साइंटिफिक बिजनेस एक्सपेंडिचर, बेसिकली इस सेक्शन में कुछ एजुकेशन, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ हमारे रिसर्च एसोसिएशंस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, उनको यदि एसएससी डोनेशन देता है तो उनको जो डोनेशन देता है वो नॉर्मली इस सेक्शन में डिडक्शन इसको मिल जाती है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज़ दिस कि सामने वाली पार्टी जो रेसिपिएंट है उसको कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि किसी भी तरह की वो रिपोर्टिंग करे। लास्ट ईयर 80G में कुछ अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 2020 से, आई थिंक सेपरेट लॉज आर टैक्सेशन एंड अदर लॉज प्रोविजंस, जहाँ ये अमेंडमेंट थी कि अब रेसिपिएंट जो डोनेशन का रेसिपिएंट है उसको एक स्टेटमेंट फाइल करना होगा, एंड देन वो रिपोर्ट करेगा एंड देन इट शैल रिफ्लेक्ट इन द 26 ईयर्स ऑफ द डोनर, राइट। तो इसी तरह की अमेंडमेंट सेक्शन 35 में की गई है कि सेक्शन 35 में डोनेशन की रिडक्शन तभी मिलेगी जब रेसिपिएंट जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है जिसको डोनेशन मिल रहा है वो एक स्टेटमेंट फाइल करे और इस तरह से वो रिपोर्ट करे, अदरवाइज उसको डोनर को डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। नाउ द इम्पोर्टेंट वन इज द वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो ज़्यादा इस पे सेपरेट डिस्कशन पे नहीं जाते हुए एक्ट में रहते हैं, और एक्ट में इन्होंने 4 चीज़ें अमेंड की हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को लाने के लिए। इन्होंने सबसे पहले 2 क्लॉज़ 47 ए में इसकी डेफिनेशन बताई, व्हाट इज़ वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट। सेक्शन 115 बीबीएच टैक्स रेट बताएगा किस रेट पे टैक्स हुआ। देन कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड इन 56 टू 10 जो कि कवर करता है विदाउट कंसिडरेशन और इनएडुकेट कंसिडरेशन के केसेस, राइट। और अकॉर्डिंगली एक ओवरऑल पिक्चर को टैकल करने के लिए टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रांजैक्शंस, वो 194 एक टीडीएस का प्रोविजन बोल रहे हैं, राइट। So section 247 defines the virtual digital asset. Virtual digital asset means any information, any code or number or token. Important thing कि इसमें कोई information भी हो सकती है, कोड भी है, कोई टोकन हो सकता है या कोई भी हमारा नंबर हो सकता है।
तो ये केवल क्रिप्टो करेंसी तक ही लिमिट नहीं है, इसमें एनएफटी भी कवर्ड है, बट फॉरेन करेंसी या इंडियन करेंसी कवर नहीं होगी क्योंकि करेंसी हमेशा लीगल टेंडर होता है, उसकी वैल्यू कभी भी अप डाउन नहीं होती। सेकंड इसकी टैक्स रेट क्या होगा? टैक्स रेट होगा तो 115 बीबीएच 115 बीबीएच कहता है कि यदि टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच वीडीए, तो उस इनकम पर लगने वाला जो टैक्स होगा वो फ्लैट 30% टैक्स होगा। 30% टैक्स लगाया जाएगा। कोई भी ट्रांसफर से यदि वीडीए का ट्रांसफर करते हैं और उससे कोई इनकम होती है, उस पर 30% का टैक्स होगा। प्रॉब्लम है इसकी इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लेने के पीछे जो पर्पज़ है वो ये है कि आप प्रॉफिट पे टैक्स दीजिए, लॉस आपको कोई नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा, लॉस नहीं मिलेगा। तो बेसिकली कहा गया है कि नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो जो वीडीए को परचेज करने में जो कॉस्ट लगी आपकी वो ही मिलेगी बेनिफिट में, उसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर आपको क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। सेकंड, कोई भी लॉस, कोई भी अलाउंसेस किसी भी हेड का वो इसकी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। थर्ड, इस इनकम से या बोलें कि वीडीए के ट्रांसफ़र से होने वाला लॉस किसी अदर हेड की इनकम से, किसी एनी अदर हेड की इनकम से या कोई भी अदर इनकम से नहीं हो सकता, चाहे वो सेम हेड में क्यों ना हो, राइट? तो प्रॉब्लम इसकी हमें इसको दिखाएँगे कहाँ? सैलरी हेड में, बीजीबीपी में, कैपिटल गेन्स में। देखिए कैपिटल गेन्स तो ये है नहीं क्योंकि कैपिटल गेन होता तो क्लॉज़ 214 जो कैपिटल एसेट डिफाइन करता है वहाँ अमेंडमेंट लाई जाती। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के इश्यूज़ आते, इंडेक्सेशन के इश्यूज़ आते, राइट? और सेक्शन 48, 50, 45 में भी अमेंडमेंट्स आती। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के सेक्शन में भी अमेंडमेंट आती। बट देयर इज़ नो सच अमेंडमेंट इन द फाइनेंस बिल। इट मीन्स कि गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है कि वो इसको कैपिटल गेन्स की तरह ट्रीट करे। वो नहीं चाहती कि इसमें और एक तरह से लिटिगेशन इंक्रीज़ हो। इसलिए इसको डायरेक्टली 115 बीबीएच के सेक्शन के थ्रू इसको अदर सोर्सेज़ में कवर किया जाएगा। क्योंकि 115 की जो सीरीज़ है स्पेशल लिट की सीरीज़ है। आप देखेंगे 115 बीबीए, बीएए, बीएबी, बीएसी, बीएडी ये सभी सेक्शन से स्पेशल लिट बताते हैं बेसिकली। 115 बीबीएच 30% जो टैक्स कहता है वो अदर सोर्स में क्लब होगा। सेकंड क्वेश्चन इसके क्या क्या एक क्रिप्टो वीडीए नाम देंगे, वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्या एक वीडीए का गेन दूसरे वीडीए के लॉस से सेटअप हो पाएगा? तो इसका आंसर है पॉजिटिव कि हाँ हो पाएगा। इन माय व्यू हो सकता है क्योंकि एक्ट की लैंग्वेज जो कहती है कि लॉस, आप देखेंगे थर्ड पॉइंट में, नो सेट ऑफ लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बीडीए अगेंस्ट एनी इनकम अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दैट इज अदर प्रोविजन में होने वाली इनकम के लॉसेस या इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। आप अपने ही इस सेक्शन 115 बीबीएच के अंदर आने वाली इनकम, इनकम इंक्लूड्स लॉसेस आल्सो, इनकम में आने वाले जो लॉसेस हैं उनको आप सेट ऑफ कर पाओगे। तो इट मीन्स कि आपस में आप एडजस्ट कर सकते हो, राइट? किसी और हेड से नहीं एडजस्ट कर सकते, किसी और इनकम से नहीं कर सकते। सेकंड, इसके ये कैरी फॉरवर्ड भी आप नहीं कर सकते, ये डेड लॉस है, किसी भी तरह से कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, उसी साल में हुआ उसी साल में वो खत्म हो गया। अब होता क्या है कि गिफ्ट केसेस कवर किए गए हैं 56 टू 10। 56 टू 10 डील्स करता है कोई भी प्रॉपर्टी यदि कोई पर्सन किसी भी पर्सन से विदाउट कंसिडरेशन या इनएडुकेट कंसिडरेशन लेता है तो उसके एंड में वो टैक्सेबल हो जाता है। रेसिपिएंट के एंड में टैक्सेबल हो जाता है। द प्रॉपर्टी में एक डेफिनेशन दी गई कि प्रॉपर्टी में क्या-क्या आएगा, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, बुलियन, सीटीसी। तो इन्होंने एक्सपेंड कर दिया है कि प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आल्सो। इट मीन्स यदि आप गिफ्ट देते हैं अपना वर्चुअल डिजिटल एसेट को किसी को भी, तो वो रेसिपिएंट के एंड में 56 टू 10 में कंप्लीटली टैक्सेबल होगी। लेकिन जो वहाँ एक्सेप्शंस हैं कि किन केसेस में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता है या किन केसेस में 56 टू 10 नहीं लगता है। जैसे आपको गिफ्ट मिलता है ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, गिफ्ट मिलता है फ्रॉम एनी रिलेटिव, तो उस केस में क्या ये टैक्सेबल होगा? तो पोजीशन इसकी गिफ्ट रिलेटिव से मिले या ओकेशन पे मिले, उस केस में ये टैक्सेबल नहीं होगा। 56 टू 10 की जो एप्लीकेबिलिटी है वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई टैक्सेशन नहीं होगा। टीडीएस का सेक्शन इंसर्ट किया गया है। टीडीएस के सेक्शन में पर्पस जो रहा है डिपार्टमेंट का लाने का इसका पीछे कि वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शंस हैं, ऐप के थ्रू भी हैं, अदर्स भी हैं, अदर अदर वेबसाइट्स के थ्रू भी हैं, ठीक है? तो इसको इसको एक फॉर्मलाइज़्ड वे में करने के लिए उसको एक ट्रांजैक्शन को नज़र रखने के लिए इन्होंने एक टीडीएस का प्रोविज़न किया है कि जो रेसिपिएंट होगा इन वर्चुअल डिजिटल एसेट का परचेज़र जो होगा, वो टीडीएस काटेगा जब वो परचेज़ करेगा। जब वो परचेज़ करेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट तो उसको टीडीएस की ऑब्लिगेशन है 1% टीडीएस डिडक्ट करने की एट द टाइम ऑफ परचेज, राइट? प्रॉब्लम इसकी कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है।
अदर देन कैश भी हो सकता है। कैश में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अदर देन कैश है तो परचेज़र जैसे आप लॉटरी में देखते हैं, लॉटरी में आप ग्रॉसिंग अप करते हैं, देन आप डिडक्ट करते हैं टीडीएस, यदि कंसिडरेशन कैश में नहीं होता है। तो उसी तरह से इसमें भी रिसिपिएंट शैल एंश्योर कि टीडीएस उस पे पूरा पे हो चुका है या नहीं हो चुका है। टीडीएस के बाद इसमें जो एक पॉइंट रह गया है, एक पॉइंट इज़ कि क्या ऐसे तो इंडिया में करोड़ों लोग हैं जो इसमें डील करते हैं, राइट? तो 10 नंबर सभी को लेना होगा। 10 नंबर की नो नीड, देयर इज़ नो नीड ऑफ द 10 नंबर। 200 सेक्शन 203 ए इज़ नॉट एप्लीकेबल इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, राइट? ऑल्दो द 206 एबी, 206 एबी इसकी सामने वाले पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं की है, यदि प्रीवियस 2 ईयर्स की जो अभी अमेंड होके 1 ईयर हो गया है, उसमें भी आपको वो एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? अब नया कॉन्सेप्ट इस साल आया है, अपडेटेड रिटर्न। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ अ वेलकम स्टेप बेसिकली। अभी तक क्या था कि जैसा हमें पता है जीएसटी में भी कोई रिवीजन का ऑप्शन नहीं है, राइट? बट वहाँ थोड़ा-सा ये है कि आप अमेंड तो कर सकते हैं 6 महीने बाद तक। अभी क्या है कि लास्ट बजट से टाइमलाइन्स इतनी रिड्यूस कर दी गई हैं रिवाइज़ रिटर्न करने की या बिलेटेड रिटर्न करने की, कि आपको मुश्किल से 4-5 महीने, 2 महीने या 1 महीने मिलते हैं कुछ केसेज़ में तो। तो यदि आपको बाद में कोई जैसे बाद में कोई इनकम का पता लगता है यार ये छूट गई है, आप डिस्क्लोज़ नहीं कर पाते, या तो आप वेट करते हैं असेसमेंट होने का या आप खुद लगवाते हैं असेसमेंट, ठीक है? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि असेसी पे ट्रस्ट बिल्ड किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से कि 139(8) ए में एक अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट आया है, जो कहता है कि जो कहता है कि असेसी कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न विदिन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। आपको 24 महीने मिल रहे हैं असेसमेंट ईयर फिनिश होने के। अभी प्रेज़ेंट में डेडलाइन तो आपकी दिसंबर ही है नॉर्मल कि दिसंबर तक आप कर सकते हो। तो बिलेटेड रिटर्न होती है आपकी, जो आप फाइल नहीं कर पाए ओरिजिनल, तो आप वो तब भी एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर के 3 महीने पहले तक आप क्लोज़ कर पाते हैं। इसी तरह से रिवाइज़ रिटर्न भी आप असेसमेंट ईयर एंड होने के 3 महीने पहले आपको फाइल करनी है, मतलब दिसंबर, ठीक है? अब इंडिविजुअल का केस देखिए आप, इंडिविजुअल की नॉर्मल ड्यू डेट होती है जुलाई। अब वो रिवाइज़ या बिलेटेड करना भी चाहे, तो भी वो हद से हद दिसंबर तक जाएगा। ऑडिट केसेस जो होते हैं वहाँ होती है रिटर्न अक्टूबर, तो उस केस में भी उन्हें नवंबर और दिसंबर 2 महीने मिलते हैं। और जो ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस होते हैं वहाँ तो नवंबर ही डेट होती है रिटर्न की, तो वहाँ पे उनको एक ही केस 1 महीना ही मिलता है यदि कोई रिवाइज़ करना चाह रहा है या कोई फाइल नहीं किया तो बिलेटेड फाइल करना चाह रहा है। लेकिन उसके बाद कोई टाइमलाइन नहीं है, उसके बाद सीधा स्क्रूटनी असेसमेंट या अदर असेसमेंट में फॉलो करोगे, राइट? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 24 महीने का टाइम दिया गया है। बट 24 महीने का टाइम तो आ गया है, क्या ये एक तरह से डिपार्टमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट है? डिपार्टमेंट इस पे कुछ तो एडिशनल चार्ज लेगा, ऐसा तो नहीं है कि आपको 24 महीने अलाउ कर रहा है, नॉर्मल एसएससी को तो नॉर्मल अलाउ नहीं था। तो सेक्शन 140 ए आप जानते हैं सेल्फ असेसमेंट का, जहाँ आप अपनी ओरिजिनल टर्म में सेल्फ असेसमेंट पे करते हैं। तो इसी के साथ-साथ एक सेक्शन 140 बी और लाया गया है, जो बताएगा कि डिपार्टमेंट कितना एडिशनल टैक्स उस पे रिकवर करेगा, आपकी इस अपडेटेड रिटर्न पे। तो अपडेटेड रिटर्न पे एडिशनल टैक्स का एक फिगर बनेगा, जो एक कंप्यूट करने का मैनर दिया गया है कि वो क्या होगा। तो देखते हैं कि यदि रिटर्न ओरिजिनल फाइल ही नहीं होती, इफ नो रिटर्न वाज़ फाइल्ड अर्लियर, तो सबसे पहले तो ये कि यदि किसी एसएससी ने रिटर्न फाइल ही नहीं की थी, ठीक है? ना उसने ओरिजिनल फाइल की, ना उसने बिलेटेड फाइल की, ना उसने रिवाइज़्ड फाइल की। उसने दिसंबर की डेडलाइन मिस कर दी। उसे अचानक से याद आया यार मेरा तो इनकम रह गया। अब वो चाह रहा है फाइल करना, तो क्या वो कर पाएगा? येस, वो कर पाएगा सबसे पहली बात। अब वो करना चाहता है तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा, राइट? तो क्योंकि 24 महीने मिले हैं, 24 महीने में आपने याद रखना है कि 2 स्टेप में इसे 2 हिस्सों में कर दिया है। पहले 12 महीने और बाद के 12 महीने। पहले 12 महीने में यदि आप फाइल करते हो तो थोड़ा-सा टैक्स बर्डन कम होगा आपके ऊपर। बाद के 12 महीने में फाइल करेंगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। यदि पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं की थी, तो आप देखेंगे टैक्स क्या बनेगा आपका। आपका टैक्स जो बनेगा लेट्स से आपका कोई सर्टेन इनकम पहले 0 थी जो आपने फाइल ही नहीं की थी ऑब्वियसली। अब आपने ₹100 की इनकम निकाली। तो अब आप अपडेटेड रिटर्न में ₹100 की इनकम डिक्लेयर करेंगे। 100 पे आपका कुछ भी टैक्स बने, जो बनेगा आपका लेट्स से ₹30 बनता है, राइट? तो आपने ₹30 टैक्स बनेगा आपका उसके ऊपर आपका कुछ इंटरेस्ट बनेगा। ये ओरिजिनल टैक्स और ओरिजिनल इंटरेस्ट है जो आपने डिक्लेयर करना था बट आपने नहीं किया था। तो ये तो आपने देना ही देना है, राइट? तो टैक्स ऑन इनकम डिक्लेयर्ड प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट टैक्स, राइट? प्लस एडिशनल टैक्स और मांगेगा गवर्नमेंट, जो होगा इन दोनों का 25%, राइट? तो लेट्स से आपका ₹100 की इनकम पे ₹30 का टैक्स था और ₹30 के टैक्स पे ₹10 का
इंटरेस्ट भी लग रहा था, तो आपको 40 रुपए देने थे अपडेटेड रिटर्न में। लेकिन अपडेटेड रिटर्न में आपको एक चीज़ और देनी पड़ेगी, इस 40 रुपए का भी 25% आपको देना पड़ेगा, राइट? तो इस 40 का 25% मतलब 10 रुपए और देना पड़ेगा, तो इफ़ेक्टिवली आपको मोटा-मोटा 50% का टैक्स देना पड़ेगा। बट एक बात और, क्योंकि ओरिजिनल रिटर्न हमने फाइल नहीं की थी, ओरिजिनल रिटर्न ही फाइल नहीं की थी, तो लेट फीस का सेक्शन तो एज इट इज़ है। तो लेट फीस भी आपको अपडेटेड रिटर्न के साथ पे करनी पड़ेगी, जो भी आपकी 5000 10,000 जो भी बनती है, राइट? सेकंड केस इज़ कि यदि रिटर्न पहले फाइल की थी, चाहे वो ओरिजिनल हो सकती है, वो बिलेटेड हो सकती है, वो रिवाइज़्ड हो सकती है। आपने यदि कोई भी रिटर्न फाइल की थी, तो उसमें आपने कुछ ना कुछ टैक्स पे किया होगा। अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो आप अपडेटेड रिटर्न में जितना टैक्स आपने पहले पे कर दिया था, ऑब्वियसली आप उसे लेस करेंगे। सेकंड, आप जितना नई इनकम डिक्लेयर करोगे, उस पे बनने वाला टैक्स पे करेंगे, तो आपका एडिशनल टैक्स कितना बना? आपका आपका टैक्स बना, जो एक्स्ट्रा इनकम आपने डिक्लेयर की उस पे टैक्स, उस एक्स्ट्रा टैक्स पे जो लगने वाला इंटरेस्ट है वो, देन प्लस एडिशनल टैक्स जो 140B में आपको पे करना है, वो कितना हुआ? वो अगेन इन दोनों के टोटल का 25% या 50% एज़ द केस में बी, वो हम आगे देखेंगे। राइट, बट इसमें फीस पेबल नहीं होगी, लेट फीस, क्योंकि ऑलरेडी आप तो रिटर्न फाइल कर चुके थे इन टाइम, राइट? तो इसमें फीस पेबल नहीं होगी। सेक्शन 140 बी का सबसेक्शन 3 कहता है एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स आप क्या है, मतलब आप कितना परसेंट, 25% या 50%? ठीक है, तो मैंने बताया था 24 महीने में दो हिस्से हैं, पहले 12 महीने और बाद के 12 महीने। पहले 12 महीने में यदि आप फाइल करते हैं, तो आपको 25% का बर्डन बियर करना पड़ेगा। पहले 12 महीने में यदि आप फाइल करते हैं, तो आपको ओरिजिनल टैक्स जो आप दे रहे हैं और इंटरेस्ट जो आप दे रहे हैं, उस पे आपको 25% एक्स्ट्रा देना है। और यदि आप 12 मंथ्स के बाद बाद फाइल करते हैं और 24 महीने के अंदर तो करना ही है ऑब्वियसली, तो आपको 50% देना पड़ेगा, राइट? क्वेश्चन अराइजेज कि आप जब अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे, तो क्या उसमें टैक्स ना लगाए, ऐसा हो सकता है? मतलब बिना टैक्स पे करे आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, डिफेक्टिव मानी जाएगी। 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न का सेक्शन है। तो उन्होंने बोल दिया है कि रिटर्न फर्निश्ड अंडर 140 139(8)(a) शैल बी डीम्ड टू बी डिफेक्टिव इफ इट इज नॉट अकम्पनीड बाय द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर 140(b), राइट? नाउ अनदर क्वेश्चन अराइजेज इंटरेस्टिंगली कि कुछ केसेस हैं कि डिपार्टमेंट ऐसा क्यों कर रहा है कि अपडेटेड रिटर्न, लास्ट टाइम आपको याद होगा इनकम डिस्क्लोजर स्कीम आई थी 2016 में, तो ये भी इस तरह की स्कीम के फॉर्म में है कि आप वॉलंटरी डिस्क्लोज कर दें, है ना, केस लगने से पहले कर दें, ताकि फर्दर लिटिगेशन में हो सकता है नहीं जाना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने बोला कि आप इन अपडेटेड रिटर्न फाइल तो कर सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ, कि आप अपडेटेड रिटर्न में कोई भी अपना लॉस की रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। सेकंड, कोई भी अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज नहीं कर पाएंगे जो आपने ओरिजिनल रिटर्न में दी थी। आप रिफंड इंक्रीज नहीं कर सकते, आप इंक्रीज रिफंड नहीं कर सकते, यदि आपका पहले रिफंड नहीं था आप रिफंड नहीं ले सकते अब, राइट? दूसरा, कुछ केसेस हैं या कुछ पर्सन्स हैं, क्या वो रिटर्न फाइल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, डिपेंड करेगा उनके स्टेटस पे, दैट इज कि उनकी उस समय पोजीशन क्या है उस असेसमेंट ईयर की। तो कुछ कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ ये रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। तो जहाँ सबसे पहले है कि उस असेसमेंट ईयर के रेस्पेक्ट में सर्च इनिशिएट हो गई है, उस असेसमेंट ईयर के रेस्पेक्ट में आपका सर्वे हो गया है अदर देन टीडीएस सर्वे, राइट? या सर्वे आपका नोटिस आ गया है 132 और 132A में, जहाँ आपको सर्टेन बुक्स ऑफ अकाउंट या कुछ अदर एसेट्स पाई जाती हैं जो पर्टेन करती हैं एनी अदर पर्सन बट इट बिलोंग्स इनडायरेक्टली टू यू, राइट? वो नोटिस आ गया तो भी आपको नहीं कर पाएँगे आप अपडेटेड रिटर्न फाइल। यदि आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया तो आप स ऑब्वियसली एक ही बार फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न। और ये कुछ बड़े केसेस कवर किए गए हैं, फॉरेन इनकम से रिलेटेड ही आपने डिस्क्लोज़र नहीं दिया था, ब्लैक मनी एक्ट में आप फँसे हुए हैं, ठीक है? सेक्शन 1990 की इन्फॉर्मेशन आई हुई है, तो देन आप नहीं कर पाएँगे, राइट? इम्पोर्टेंटली इसलिए कोई भी नोटिस आया है आपके पास, क्या नोटिस नहीं आया है बेसिकली, कोई भी आपकी असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन और रिवीजन पेंडिंग है उस असेसमेंट ईयर का, तब भी आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएँगे एट ऑल। अब असेसमेंट इंक्लूड्स व्हाट? असेसमेंट में 143(3), 144 आता है। रीअसेसमेंट में 147, रीडिवीज़न 148 आता है, राइट? प्रॉब्लम इसकी 148 में लास्ट ईयर अमेंडमेंट्स आए थे कि 148A इंसर्ट किया गया था। 148A क्या कहता है कि आप 148 नोटिस इश्यू करने के लिए भी आपको पहले पूछना पड़ेगा कि क्या मैं नोटिस इश्यू कर दूँ एसएससी को, ठीक है? बट इन द वे कि आप पता है कोई इनकम टैक्स स्किप नहीं हुई है, तो 148A में भी पहले नोटिस आता है। उस नोटिस के रिप्लाई में एसएससी का रिप्लाई होगा, देन वो कंसीडर करेगा, देन उसके बाद डिसाइड करेगा क्या ये फिट केस है 148 इश्यू करने के लिए।
तो यदि आपके पास उस असेसमेंट ईयर का 148 ए का नोटिस आया है, तो आपका केस पेंडिंग नहीं माना जाएगा। दैट इज़ कि आप 148 ए का नोटिस आया हुआ है, तो आप रिटर्न अगेन फाइल कर सकते हैं, उससे पहले कि 148 का नोटिस आए, राइट? ओके, तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द अपडेटेड रिटर्न। नाउ द पर्सनल टैक्स में कुछ छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स आए हैं डिडक्शंस में। 80 सीसीडी, 80 सीसीडी में क्या होता है कि एक एनपीएस स्कीम है गवर्नमेंट की, नेशनल पेंशन स्कीम, जहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स और अदर एम्प्लॉयर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एम्प्लॉय बेनिफिट बेसिकली, राइट? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर में सेंट्रल गवर्नमेंट आता है और स्टेट गवर्नमेंट आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही 14% तक कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉय के लिए एनपीएस में। यहाँ कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 14% सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। तो डिडक्शन मिलती है एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस में 14% की मिल जाती है, अदर एम्प्लॉयर में 10% तक की मिल जाती है। इससे पहले ओरिजिनल सेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी 14% नहीं था, अदर एम्प्लॉयर में ही स्टेट गवर्नमेंट आती थी। तो इसी तरह इन्होंने पैरिटी मेंटेन कर दी है दोनों गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 14% अलाउड किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी 14% अलाउ किया जाएगा, और रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स कवर्ड अंडर 10%। सेक्शन 80 डी डी 80 डी में क्या होता है कि कोई भी एसएससी कोई भी एसएससी है, जो इंडिविजुअल है, बेसिकली वो यदि इंडिविजुअल एचयूएफ है और वो उसके अंडर में कोई डिपेंडेंट पर्सन है विद डिसेबिलिटी, सेवर डिसेबिलिटी, तो उसके लिए वो यदि कोई एक्सपेंडिचर करता है उसकी मेडिकल हेल्थ पर, या कोई भी ऐसे एन्युटी, कोई भी उसने ऐसा प्लान लिया हुआ है, कोई भी इंश्योरेंस इस तरह का लिया हुआ है, जहाँ उसको उसको उसका अगेंस्ट उसको प्रीमियम देना है, तो उसकी बेनिफिट मिलता है 80 डबल डी में एज ए डिडक्शन अप टू 75,000 और 1,50,000 एज द केस में भी अंडर दैट सिचुएशन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि जो आप एलआईसी या अदर इंश्योरेंस के साथ, अदर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जो इंश्योरेंस स्कीम लेते हैं, वो स्कीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें इंश्योरर जो आपका इंडिविजुअल है, जो असेसी है, उसके नेम में ही सब्सक्रिप्शन होता है। उसके नेम में सब्सक्रिप्शन होता है, तो आपको उस पॉलिसी टर्म्स ऐसी होनी चाहिए जहाँ मैच्योरिटी पे जो बेनिफिट है, जो लमसम अमाउंट मिलेगी डिसेबल्ड पर्सन को, वो आपकी डेथ पर मिलेगी। यदि डेथ से पहले मिलती है, यदि ऐसा कोई प्लान है जो ये कहता है कि आपको डेथ से पहले, इंडिविजुअल की डेथ से पहले ही आपको पैसा दिया जाएगा, तो उस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते थे आप। लेकिन गवर्नमेंट ने फेस किया कि कुछ डिसेबल्ड पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको वास्तव में पैसे की नीड हो सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ उस इंडिविजुअल के जो प्रीमियम भर रहा है। तो जो इंडिविजुअल एसएससी जो प्रीमियम भर रहा है, यदि वो ऐसी पॉलिसी लेता है, अमेंडमेंट आ गई है कि यदि वो ऐसी पॉलिसी लेता है कि जो उसके 60 साल एज होने के बाद यदि पैसा वापस कर दे इंश्योरेंस कंपनी डिसेबल्ड पर्सन को, तो उस केस में भी वो डिडक्शन ले पाएगा। 56 टू 10 और 17 टू बेसिकली मेडिकल रिलीफ, कोविड रिलीफ हम बोल सकते हैं कि कोविड के केसेस में, कोविड के दौरान काफ़ी देखा गया है कि लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। तो उस केसेस में क्या हुआ है कि बैंक अकाउंट में बहुत इनफ्लो हुआ है, कुछ लेट्स से आपके बैंक में 3 लाख रुपए आए हैं, आपको किसी ने मदद की है, तो प्रॉब्लम थी कि आप इसे टैक्सेबल करेंगे या एग्जेम्प्ट करेंगे, ठीक है? तो इस पे क्लैरिफिकेशन आई है कि यदि आपको पैसा मिलता है, सबसे पहली बात 56 टू 10 में 2 प्रोविज़न इंसर्ट किए गए हैं, 2 क्लॉज़ेज़ इंसर्ट की गई हैं। जो पहली क्लॉज़ डील करती है कि आपको कोई भी पैसा मिला है एक्सपेंडिचर करने के लिए किसी भी पर्सन से, अब वो किसी भी पर्सन में मैंने यहाँ 2 केसेस कवर किए हैं, एम्प्लॉयर और अदर देन एम्प्लॉयर। ये फर्स्ट केस इज़ द सम पेड बाय एम्प्लॉयर और सेकंड केस इज़ द सम पेड बाय एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। तो उस केस में इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। कितने रुपए भी हो, वो मतलब कम हो ज़्यादा हो डज़न्ट मैटर, देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द देयर इज़ नो लिमिटेड कैप बेसिकली। और एम्प्लॉयर के हैंड में क्या किया गया है कि एम्प्लॉयर को क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? एम्प्लॉयर के हैंड में, एम्प्लॉयर यदि कोई भी पैसा देता है अपने एम्प्लॉयी को, तो बेसिकली वहाँ परक्विज़िट उसको मान लिया जाता है यदि वो उसके लिए कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर कर देता, ठीक है? तो उस परक्विज़िट से बचने के लिए भी सेक्शन 72 में कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट कर दी गई है कि परक्विज़िट में ये फॉल नहीं करेगा। इस तरह से दोनों साइड ही पैरिटी मेंटेन की गई है, ठीक है? बट डेथ केसेज़ में क्या है कि यदि बाय चांस असेसी की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ पे उसकी फैमिली को कुछ पैसा मिलता है एम्प्लॉयर से या अदर देन एम्प्लॉयर से। यदि एम्प्लॉयर से पैसा मिलता है तो वो exempt का है, कितना भी, देयर इज़ नो लिमिट। बट अदर देन यदि एम्प्लॉयर से पैसा मिलता है, तो उस केस में 10 लाख रुपए से यदि ऊपर मिलेगा, 10 से कम होगा, यदि 10 लाख से कम अमाउंट है,
तो वो टैक्सेबल नहीं है। यदि 10 लाख से ऊपर मिली है, तो थोड़ा-सा लैंग्वेज में डिफरेंस है। एक्ट जो फाइनेंस बिल आया है, इसमें लैंग्वेज इस तरह से ली गई है कि जहाँ 10 लाख से ऊपर है, तो आपका सारा का सारा 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब 15 लाख रुपए मिले, तो आपको 15 के 15 पे टैक्स देना है। जबकि होना क्या चाहिए कि एटलीस्ट 10 लाख की तो डिडक्शन दे, 10 लाख का तो बेनिफिट दे। इंटेंशन ऑफ लॉ क्या होनी चाहिए कि 10 लाख का बेनिफिट मिले, 10 के ऊपर अमाउंट 5 लाख है जो टैक्सेबल होनी चाहिए। तो अभी यहाँ थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम है। बाकी डेथ केसेज़ में जो पैसा मिलेगा फैमिली को या डिसीज़ पर्सन के जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो एम्प्लॉयर से मिलता है तो वो एग्ज़ेम्प्ट है 100% नो डाउट। बट अदर देन एम्प्लॉयर मिलता है तो 10 लाख के ऊपर टैक्सेबल होना चाहिए। एंड 2 बेनिफिट स्कीम जो चल रही हैं स्टार्टअप्स के लिए और जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है जो सेटअप होते हैं डोमेस्टिक, उनके लिए। तो उनका 1-1 साल का दोनों का पीरियड बढ़ा दिया गया है। सेक्शन 115 बीएबी लास्ट ईयर इंसर्ट हुआ था जो स्पेशल रेट बताता है 15%। तो कोई भी कंपनी जो इंडिया में डोमेस्टिक कंपनी है और इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अक्टूबर 2019 के बाद और बट बिफोर 31 मार्च 23, 31 मार्च 23, राइट? तो उस दौरान यदि वो इनकॉर्पोरेट हुई है और मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसको टैक्स रेट लगता है 15% एज़ अगेंस्ट द एप्लीकेबल टैक्स 25%। तो इसका 1 साल और बढ़ा दिया गया है क्योंकि 31 मार्च 23 आने वाला है, देन उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है कि 1 साल में यदि कोई भी और सेटअप होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उसको भी 15% का बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरह से स्टार्टअप को 80 आईसी में बेनिफिट मिलते हैं टैक्स हॉलिडे, 3 साल का टैक्स हॉलिडे मिलता है आउट ऑफ 10 इयर्स, राइट? तो इसमें भी इनको बोला गया है कि आपका एलिजिबल स्टार्टअप जो होगा, ये सेक्शन में कौन एलिजिबल है बेनिफिट लेने के लिए, नाम दिया गया है एलिजिबल स्टार्टअप। तो एलिजिबल स्टार्टअप की कुछ लिमिट्स हैं कि वो कब इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए था, राइट? तो इसमें बोला गया है कि इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल ऑफ 2016 बट बिफोर 31 मार्च 22। तो 31 मार्च 22 अभी ओवर होने वाला है। इसीलिए इसको 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है कि 1 साल और मतलब 1 साल और मिल गया स्टार्टअप्स के लिए, जो नए स्टार्टअप्स को ओपन करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, तो उस केस में उन्हें बेनिफिट मिल जाएगा 3 साल का, यदि वो 31 मार्च 23 से पहले इनकॉर्पोरेट करा लेते हैं। और लास्ट वन इज़ द टीडीएस अमेंडमेंट्स। बेसिकली टीडीएस अमेंडमेंट में 2 सेक्शन है, 194 और 194 आईबी। 194 आईबी हम सभी जानते हैं कि इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं और यदि वो सैलरीड है लेट्स से और उन्हें एचआरए मिल रहा है, ठीक है? वो रेंट पे रह रहे हैं, तो यदि वो रेंट पे कर रहे हैं, बट उन्हें एचआरए रेंट पे कर रहे हैं और एचआरए मिल रहा है, तो वो इस केस में कवर नहीं होते। बट यदि वो एचआरए नहीं मिल रहा है, फिर भी वो रेंट पे कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सेक्शन था, ठीक है? कि उनको टीडीएस काटना पड़ता है। यदि वो 50,000 से ऊपर का रेंट पर मंथ पे करते हैं, तो उनको टीडीएस काटना पड़ता था 5%। यदि वो अमाउंट 50,000 रुपए महीना से ऊपर थी। यदि उससे कम थी तो कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं था। प्रॉब्लम इज़ कि इस सेक्शन में कि जो रेज़िडेंट जिसको आप पे कर रहे हो, वो पर्सन रेज़िडेंट होना चाहिए। अब यदि यदि वो पर्सन पे करता है रेज़िडेंट पर्सन को, जिसने लास्ट ईयर की आईटीआर फाइल नहीं की थी या उससे पहले साल की आईटीआर फाइल नहीं की थी, क्योंकि 206 ए बी जो सेक्शन है, वो सभी पे एप्लीकेबल था ऑलमोस्ट। तो अब 206 ए बी जो सेक्शन है, ये डिलीट कर दिया जा रहा है 194 आईबी के पर्सपेक्टिव में कि इस मतलब टीडीएस अब आपका हाई रेट पे नहीं कटेगा। दैट इज़ आप 5% ही काटेंगे, यदि सामने वाले ने आईटीआर फाइल की हो या नहीं फाइल की हो। ठीक है? अकॉर्डिंगली एक अनदर सेक्शन इंसर्ट हुआ है 194 आर। आप देखेंगे सीरीज चल रही है 194 क्यू लास्ट ईयर जुलाई में आया था। जो 194 क्यू है परचेज ऑफ टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, क्यू के बाद आर आया आपका परquisites पे और इसके बाद एस आया जो वर्चुअल डिजिटल एसेट को डील करता है। तो 194 आर में क्या बोला गया है कि कोई भी परquisites या बेनिफिट्स यदि कोई पर्सन देता है, किसको देता है? कोई भी पर्सन यदि जो कोई भी बेनिफिट या परquisite देता है रेज़िडेंट पर्सन को, तो उस केस में उसको टीडीएस काटने की एप्लीकेशन आ गई है। ऐसा क्यों किया गया है समझते हैं कि लेट्स से आप बिज़नेस और प्रोफ़ेशन कर रहे हैं, ठीक है? आप बिज़नेस और प्रोफ़ेशन में इन्वॉल्वड हैं अपने, आपको किसी ने फ्री में कोई भी बेनिफिट दे दिया, लेट्स से आपको फ्री में बुक्स दे दी, आपको फ्री में कोई ट्रिप दे दी, आपको कोई मनी दे दी फ्री में, आपको कुछ भी कोई आइटम दे दिया, टीवी, फ्रिज और कुछ भी कोई कार, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो परक्विजिट्स हैं, ये कहीं भी एक तरह से कहीं भी एक तरह से ट्रेस नहीं हो पाती हैं, ठीक है? और आप भी इनकम नहीं दिखाते। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे सेक्शन 28 की क्लॉज़ है एक जो कवर करती है कि आपको बिज़नेस प्रोफ़ेशन के दौरान यदि कोई भी ऐसा बेनिफिट मिलता है, वो आपका इनकम फ्रॉम बिज़नेस मानी जाएगी, ठीक है? बट नॉर्मली डिस्क्लोज़ नहीं की जाती है।
अब क्या हुआ है कि इसको ट्रेस करने के लिए सामने वाला जो पेयर है, जो ये सब बेनिफिट दे रहा है, ठीक है? वो कोई भी हो सकता है। तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दी है कि वो पर्सन उस पे टीडीएस काट के दे उसको, ठीक है? टीडीएस शैल बी एट द रेट 10% यदि वो 20,000 से ऊपर की अमाउंट पर एनम उसको दी जा रही है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि मेन थिंग इज़ कि आपको वो बिज़नेस और प्रोफ़ेशन के दौरान राइज़ होने चाहिए। अब कोई सैलरीड एम्प्लॉयी है, सैलरीड एम्प्लॉयी है, उसको कोई बेनिफिट मिला है तो वो क्यों मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब बात आती है टीडीएस जो काटेगा पर्सन, उसमें कुछ एक्सेप्शन है कि उसमें टीडीएस ना काटे या तो ऐसे ही ऐसी एक लिस्ट है कि कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ जो पीजीबीपी में इन्वॉल्व है या बिज़नेस कर रहा है, प्रोफ़ेशन है, तो उसकी ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ या जो आपकी 50 लाख के हैं, उससे कम है तो उसको टीडीएस नहीं काटना है। उसको टीडीएस नहीं काटना है। सेकंडली मॉनेटरी मॉनेटरी लिमिट है ₹20,000 की, तो 20,000 से कम है तो